चलिए, एक्सक्लूसिव सीएमए इंटर ऑडिट के लिए एक टॉपिक है अपना, आपके इंस्टीट्यूट मैथ से ही रख रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपके मैथ से है। ठीक है, पेज नंबर आपके इंस्टीट्यूट मैथ का 473। ठीक है, इसके अंदर जो टॉपिक है वो है ऑडिट इंगेजमेंट, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस एंड नोटबुक। ठीक है, बहुत ही पिद्दी सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। क्या होता है ना कि ये टॉपिक जब सीए में रहता है तो बहुत डिटेल डिस्कशंस होता है, बट अपन लोग के लिए ना उतना डिटेल डिस्कशन इसका नहीं है, तो बहुत प्यार से समझते हुए जाना है, इंस्टीट्यूट मैथ खोल लेना है और एकदम बराबर समझना है। नंबर 1 आता है ऑडिट इंगेजमेंट। नंबर 1 आता है ऑडिट इंगेजमेंट। नाउ व्हाट इज ऑडिट इंगेजमेंट? मैं आपको एकदम अच्छा से समझाता हूँ। आपने कभी ना कभी तो इंगेजमेंट किया होगा, शादी के पहले इंगेजमेंट होता है, कभी नहीं किया तो कर लो, एक बार फील ले लो। होता क्या है, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते, उसी तरह एक लड़का और एक लड़की इंगेजमेंट में आते हैं। देखिए, स्पेशल केस है, अगर आप है, लड़का को लड़का पसंद है, लड़की को लड़की पसंद है, तब बात अलग है, बट नॉर्मल नेचुरल बिहेवियर पे एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, मैं मेल फीमेल जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं किसी को हर्टफुल नहीं कर रहा हूँ, होते हैं फीलिंग्स है, आप प्यार होते हैं अपने अपने जगह पे, बट यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ अपने आप को, मैं एक लड़का हूँ और एक लड़की है। ठीक है, हम लोग दोनों के बीच में शादी के बाद क्या होगा, ठीक है, कैसे रहेंगे, शादी करने से पहले हम लोग दोनों के बीच में देयर इज एन इंगेजमेंट। ठीक है, हम एक लड़की से शादी करेंगे, ऑब्वियसली लड़की से करेंगे, तो हम उसको सारा एक्सप्लेनेशन पहले दे देंगे कि मेरा क्या सच है क्या सच नहीं है। वो अपना कुछ बात बोलेंगे, हम अपना कुछ बात करेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे कि शादी के बाद कौन किसके साथ कब रहेगा, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, वो सब कुछ डिसाइड होता है। उसी तरह ऑडिट इंगेजमेंट बेसिकली एक इंगेजमेंट होता है, किसके बीच में? क्लाइंट के बीच में और ऑडिटर के बीच में। क्लाइंट के बीच में और एक ऑडिटर के बीच में, दोनों के बीच में एक इंगेजमेंट होता है जहां पे कुछ टर्म्स रखा जाता है, और इस टर्म्स को रख के दोनों के बीच में इंगेजमेंट किया जाता है। ऑडिटर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है और क्लाइंट को अगर वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस समझ आता है तो वो इस ऑडिटर से ऑडिट करवाता है। तो ये दोनों के बीच में जो हो रहा होता है, कुछ टर्म्स को रजिस्टर करना हो रहा होता है, उसी कंसेप्ट को हम लोग ऑडिट इंगेजमेंट बोलते हैं। एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 210, एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 210, एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 क्या बात करता है? एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एन ऑडिटर एंड क्लाइंट शुड हैव अग्री टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। बोल रहा है ऑडिटर ऑडिट करने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखेगा और उस टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लाइंट को और ऑडिटर को दोनों अग्री करना पड़ेगा, तो मान लिया जाएगा दोनों के बीच में एक ऑडिट इंगेजमेंट हुआ है। ठीक है, अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि ये दोनों के बीच में ऑडिट इंगेजमेंट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट क्या है इस ऑडिट इंगेजमेंट लेटर का? ठीक है, कंटेंट क्या है? कंटेंट ये है, कंटेंट जो है वो ये है ऑडिट एंगेजमेंट का, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। यहां पे ऑडिटर अपना ऑब्जेक्टिव बताएगा, सब कुछ डिटेल्स में बताएगा, तो उसी को डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ मैंने अपने मैथ में उसको इनकल्टिकेट किया था। ये देखिए, ये देखिए, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। एक सेकेंड, ठीक है, अग्रीइंग द ऑडिट इंगेजमेंट। व्हाट आर द अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट? प्लीज ध्यान से देखिए। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट मतलब दो लोगों के बीच में इंगेजमेंट हो रहा है। क्या होता है? मैनेजमेंट शुड हैव प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ऑडिटर बोलता है कि मैनेजमेंट तुम्हारा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर प्रिपेयर करना और उसको प्रिजर्व करना प्रॉपर मैनर में। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बनाओगे वो प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क करके बनाओगे, और मेरा काम नहीं है ये अकाउंट बनाना, मेरा काम सिर्फ एक ही है, मेरा काम सिर्फ एक ही है, मेरा काम सिर्फ एक है। वो क्या है आपका काम? मेरा ऑडिटर का काम है वो ऑडिट करेगा। ऑडिटर बोलता है कि मैनेजमेंट तुम सुन लो, अकाउंटिंग तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ा बाजार नहीं चल रहा है बैठा दिए मेरे को ऑडिट कर, फिर उसी को अकाउंट बना उसी को ऑडिट कर, नहीं। मैनेजमेंट शुड एक्सेप्ट दैट इंटरनल कंट्रोल इज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी तरह मैनेजमेंट का ड्यूटी ये भी बनता है कि वो खुद एक्सेप्ट करे कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर आके इंटरनल कंट्रोल ठीक थोड़ी ना करेगा। उसी तरह से मैनेजमेंट को अग्री करना पड़ेगा कि जो ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर का वो एक ही है कि वो सिर्फ और सिर्फ आके ओपिनियन देगा, ठीक है। ऑडिटर इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द एंटिटी। ऑडिटर जो है वो एंटिटी का एम्प्लॉय नहीं है, वो सिर्फ एक ऑडिटर है जिसका काम है ओपिनियन देना, ठीक है। मैनेजमेंट को भी अग्री करना पड़ेगा कि ऑडिटर का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन है बेटा, यही टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैंने डिटेल्ड में समझाया और आपके पेपर में मतलब आपके बुक में कुछ इस प्रकार इसको डिस्प्ले किया गया है। मैं इसलिए दिखा देता हूं ताकि आपको ना चीज़ें समझ आने लगे और आप उस अकॉर्डिंगली पढ़े, ठीक है। क्योंकि ये वाला कुछ ज़्यादा ही स्कोरेबल होता है हम लोग के लिए, ऑडिट वाला पोर्शन हम लोग स्कोर कर सकते हैं अच्छी तरह से, इसीलिए। ये देखिए, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव स्कोप बताएगा कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं करता है, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा, इनहेरिटेंस लिमिटेशंस के बारे में बताएगा। इनहेरिटेंस लिमिट ऑडिटर, देखो ऑडिटर का ऑडिटर से ऑडिट करवा रहे हो तो कुछ इनहेरिटेंस लिमिटेंस है। क्या लिमिटेंस है? ऑडिटर स्पेसिफाई करेगा कि मेरा जो ओपिनियन रहेगा वो रिजनेबल रहेगा, बिकॉज हम भी एक इंसान है, हम भी सैम्पलिंग करके ऑडिट करेंगे, हर बिल्स को तो चेक नहीं कर सकते, तो रिजनेबल्स रहेगा। इंटरनल ऑडिटर का क्या यूज़ है? कंफर्मेशन लेटर, ऑडिटर के लाइबिलिटीज़ का क्या लिमिटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ ऑडिट फीस, कैसे फीस निकाला जाएगा, बिलिंग अरेंजमेंट कैसे होंगे, रिपोर्ट और कैसे फॉर्म होंगे, वैलिडिटी ऑफ रिपोर्ट क्या रहेगा, लेट सबमिशन हुआ तो लिमिट्स ऑन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स टू अदर अथॉरिटीज़। तो ये सारा डिस्कशन है जो इंगेजमेंट लेटर में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बहुत सिंपल सा ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम, अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, अगर हम लोग कोई चीज़ करने वाले हैं तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोग कुछ प्लान करते हैं, राइट, कि ये कैसे करना है, कोई प्रोग्राम होता है तो आप प्लानिंग करते हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम एक कुछ और नहीं, एक तरह का डिटेल प्लान रहता है of the auditing work to be performed, specifying the procedure to be followed in verification of each item and the financial statement and estimated time required। बस इतना ही पढ़ना है जो मैं बोल रहा हूँ। What do you mean by audit programs? आपसे पूछ सकता है what is audit program? Audit program is a detailed plan। एक तरह का डिटेल प्लान रहता है जहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हो कि आप क्या ऑडिट वर्क कैसे करोगे, कैसे ऑडिट करोगे। आप वहाँ पे ऑडिट करने का प्रोसीजर बताते हो, वेरिफिकेशन करवाते हो कि किस किस आइटम को वेरीफाई करोगे और कितना समय में करके दोगे। अब एज पर स्टैंडर्ड 300 एमसीक्यू पूछ सकता है, जैसे 210 में ऑडिट एंगेजमेंट है, 300 में क्या है, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर शुड प्रिपेयर अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम सेटिंग फॉरफिट द प्रोसीजर्स दैट आर नीडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड व्हाइल कैरिंग आउट द ऑडिट प्लान। ऊपर का जो मीनिंग है एज पर लॉ एज पर स्टैंडर्ड्स ये बोलता है, यही वो बोल रहा है कि अगर कोई बंदा ऑडिट करने वाला है तो उसको एक रिटन ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जहां पे वो स्पेसिफाई करेगा कि वो क्या क्या प्रोसीजर लगा के कितना समय तक ऑडिट करेगा और कैसे करेगा, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करो, अब ऑडिट प्रोग्राम का कुछ एडवांटेजेस है। देखिए यही सब पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में पूछ लिया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो देखो क्या एडवांटेजेस है, इट सर्व्स एज अ रेडी चेक लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। भाई जब तुम प्लान कर लियो तो एक लिस्ट रेडी हो चुका है कि ऑडिट करने के लिए हमको ये एक लिस्ट फॉलो करना है, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है पहले से डिसाइडेड है, तो देख के वही प्रोसीजर लगा देना है। Audit work can be properly allocated to the audit assistant or the article clerks।
आप एक प्रोग्राम बना चुके हो कि आप इस कंपनी का ऐसे 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 ये फॉलो करके ऑडिट करेंगे, तो मान लीजिए आपके कुछ असिस्टेंट तो होंगे ना जो आपके साथ जाएंगे, तो आप उसको समझाने के बदले बोलेंगे ये लो प्रोग्राम पढ़ लो, हम लोग ऐसे डिसाइड किए, कर लेना ऑडिट। तो वही है वो, डन है क्या? The auditor may easily know the extent of work done at any point of time. Thus, the progress of work done can be under the supervision and control of the auditor. जब आप एक पर्टिकुलर चीज का प्रोग्राम बना लेते हैं ना, तो वो आपको खुद में एक रिलैक्सेशन और एक टारगेट देता है कि आपको ऑडिट ऐसे करना है। आप एक प्रोग्राम बनाए कि हमको ऐसे ऐसे करना है। फर्स्ट यू नीड टू सेट अ प्रोग्राम, राइट? तो वो आपको हेल्प करता है कि कितना टाइम तक, क्या पॉइंट तक, कहाँ तक करना है, ठीक है? Audit program would not only be useful for the audit assistant in carrying the audit work, but for principal too, as he would be in a position to account for the individual responsibilities. ऑडिट प्रोग्राम्स में आप डिसाइड कर लेते हो कि कौन क्या प्रोसीजर लगेगा, किस टाइम तक ऑडिट होगा, कौन सा ऑडिट कौन सा असिस्टेंट करेगा, तो ये सब कुछ बना हुआ रहता है। तो मान लो बुक कोई सेल का ऑडिट कर रहा है, उसका नाम है मिस्टर अविनाश, ठीक है? अब वो मिस्टर अविनाश को आप बोलेंगे, वो मिस्टर अविनाश सेल का ऑडिट ठीक नहीं हुआ है, मतलब आपके पास रेडी है, आप टारगेट कर सकते हो, ये तुम ऑडिट ठीक नहीं किया, तुम रिस्पॉन्सिबल, आपके पास प्रोग्राम रेडी है। तो ये सारे एडवांटेजेस है बेटा। कोई भी एडवांटेजेस आप पढ़ लेना, एनी 6 मैं बोलूँगा, एनी 6 एडवांटेजेस, इसको चीनी लगाना, एकदम चार्ट जाना है, ठीक है? इसको पूरा चार्ट जाना है, क्योंकि ये सब आपको बहुत स्कोरेबल है ये, ठीक है? And uniformity of work can be attended as the same program would be followed from time to time to time to time. एक बार बन गया, आप इसी को फॉलो कर करके ऑडिट किए जा रहे हो। ये एविडेंस की तरह भी काम करता है, ये पावर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करने का, ये सब कुछ है बेटा। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑडिट प्रोग्राम का पूछता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स, ठीक है? अब कुछ डिसएडवांटेजेस ऑडिट प्रोग्राम्स के। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? ऑडिट करने से पहले आप अपना एक तो प्रोसीजर बना, मतलब एक रेडी कर ले तो क्या क्या करने वाले, ठीक है? अब ऑडिटर टास्क ना एक मैकेनिकल बन जाता है, और ऑडिटर मैकेनिकल मतलब समझो, जो लिखा है वही करना है, इसके आगे ना दायां देखना है ना बायां देखना है। आप देख रहे हो, आपको ये आप जो लिखा है वही करना है, आप कुछ एक्स्ट्रा इनोवेटिव या कुछ भी कर नहीं पाओगे। तो एक तरह का मशीन हो गया ना, मशीन में जैसे चलता वैसे ही चलेंगे, वही है। अब ऑडिट प्रोग्राम बनाना अननेसेसरी है ना, एक छोटा सा धंधा है, उसमें तुम बोल रहे ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे, तो छोटे छोटे धंधा के लिए ऑडिट प्रोग्राम का क्या जरूरत है? तो डिसएडवांटेज होना कि छोटे कंसर्न के लिए ऑडिट प्रोग्राम नहीं लगता। ठीक, दो ऑडिट प्रोग्राम हेल्प करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक करना, लेकिन इनएफिशिएंट स्टाफ में डिफेंड देमसेल्फ बाय स्टेटिंग दैट द मैटर वाज नॉट कंटेंट इन द ऑडिट प्रोग्राम्स। बोलने का मतलब कि ऐसे ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो हेल्प करता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने में, फिक्स करने में, लेकिन जो इनएफिशिएंट स्टाफ है वो तो बोलेंगे कि मतलब ज़रूरत पड़ने पे जो काम करना चाहिए तो वो बोलेंगे ऐसा लिखा नहीं तो इसीलिए हम नहीं किए। हम देख रहे एक दरवाज़ा खुला हुआ है और बारिश हो रहा है तेज, लेकिन मम्मी बोली है सिर्फ गैस बंद करने, दरवाज़ा बंद नहीं करने, हवा आ रहा है तो भाई बेवकूफ़ी है ना। इनएफिशिएंट वाला लोग काम ही नहीं करेगा। देखो लिख देने से तो रिजिड हो जाता है ना, बस उसी के तरह एकदम स्टिक टू स्टिक वही फॉलो करना, ना नाया ना बाया, तो वो हर बिजनेस के लिए चलता नहीं है। ठीक है, अब उसी तरह से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस आता है। जब आप ऑडिट करते हो तो बहुत सारे पेपर्स को इकट्ठा करते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट वर्किंग पेपर्स। अब याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 230 ऑडिट वर्किंग पेपर या ऑडिट डॉक्यूमेंट सर्व्स अ नंबर ऑफ पर्पस एज फॉलोज। ये इसका पर्पस क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उससे पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ऑडिट वर्किंग पेपर होता है इसमें दो तरह का वर्किंग पेपर फाइल होता है। और बेटा मैं आपको वादा करता हूँ आप ये दोनों डिफरेंसेस पढ़ के जाना, लर्न कर लेना, पेपर में छपा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस तो आप पढ़ के जाना एकदम चीनी लगा के, परमानेंट ऑडिट फाइल और करेंट ऑडिट फाइल। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ बच्चे बोलेंगे कि जल्दी जल्दी दौड़ा दिए, दौड़ाना नहीं है, उसको उसी तरह से पढ़ना है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होता है? ऑडिट वर्किंग पेपर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा पेपर, मतलब एक प्रोसेस होता है जब आप ऑडिट कर रहे होते हो तो आप जैसे आप कोई मैथ्स का सम कर रहे होते हो, राइट? तो मैथ्स का जब आप सम्स कर रहे होते हो तो आप कहीं ना कहीं वर्किंग कर रहे होते हो सम्स का,
है कि नहीं, तब एक सॉल्यूशन पे पहुंच रहे होते हो। तो ऑडिट करते करते आपको वर्किंग पेपर रखते हैं जहाँ पे आप काम करते हो, तो उस पूरे वर्किंग जहाँ जिसको आप यूज़ करके ऑडिट परफॉर्म किए हो उसी को हम लोग ऑडिट वर्किंग पेपर्स बोलते हैं, और उसी को एक डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो वो एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और एक ऑडिट वर्किंग पेपर एक ही होता है, ठीक है। क्या पर्पस है, क्या क्यों बनाते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर? ये एविडेंस बनता है, ठीक है, एविडेंस बनता है। एविडेंस बनता है कि ऑडिट प्लान हुआ था, परफॉर्म हुआ था अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट। ये हेल्प करता है टीम को कि वो ऑडिट परफॉर्म करे, एनेबल करता है टीम को अपने काम के लिए अकाउंटेबल बनाता है, बस और कुछ नहीं। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही मत, डिफरेंसेस पढ़ लो। दो तरह का वर्किंग पेपर होता है जो हम लोग लेते हैं ऑडिट करते वक्त। एक का नाम होता है परमानेंट ऑडिट फाइल और एक का नाम होता है करंट ऑडिट फाइल। मैं आपको समझाता हूं परमानेंट ऑडिट फाइल और करंट ऑडिट फाइल क्या होता है। जो आप ऑडिट करने जाएंगे, ठीक है, ऑडिट करते वक्त आप कुछ तो पेपर बनाए होंगे, ऑडिट करते वक्त एक डॉक्यूमेंट रेडी किए होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट दो कैटेगरी में क्लासीफाई हो जाता है, एक परमानेंट एक करंट। परमानेंट का मतलब होता है एक ऐसा ऑडिट फाइल जो पूरी तरह से परमानेंट है, ठीक है, पूरी तरह से परमानेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे आप कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं तो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरी तरह से परमानेंट फाइल है, बार बार जब हर साल आप ऑडिट करेंगे बार बार उसको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दो तरह का फाइल होता है, एक होता है परमानेंट ऑडिट फाइल और एक करंट ऑडिट फाइल। तो क्या होता है ना, कुछ डॉक्यूमेंट परमानेंट होता है, आपको बार बार वो फाइल नहीं मेंटेन करना पड़ता है, और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो करंट ईयर पे बेस्ड रहता है, ठीक है। कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट जो करंट ईयर पे बेस्ड रहता है उसको अपने बोलते हैं करंट ऑडिट फाइल। हर साल वो चेंज होता है, जैसे कि 2021-22 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पेपर वो तो उसी साल का वैलिड है ना, नेक्स्ट ईयर थोड़ी ना उसका काम आएगा। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट होता है जिसको आप रख के रखते हो, जैसे कि आप कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो तो कंपनी का परमानेंट ऑडिट फाइल क्या हुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आप बार बार थोड़ी ना मांगोगे, डन है। तो देखो परमानेंट ऑडिट फाइल और करंट ऑडिट फाइल में फर्क बता रहे हैं। क्या फर्क बता रहे हैं? ये लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी, एग्जांपल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ कंपनी, ठीक है। ये जो वे है ना, इसमें आप कभी कुछ समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है, इससे आप पढ़ नहीं पाओगे। आप ये वाला देखो, ये देखिए डिफरेंस बिटवीन परमानेंट ऑडिट फाइल एंड करंट ऑडिट फाइल। इट कंटेन वर्किंग पेपर विच आर यूजफुल फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। परमानेंट है तो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए यूजफुल होता है, और करंट ऑडिट फाइल कंटेन वर्किंग पेपर विच आर यूजफुल फॉर ओनली अकाउंटिंग पीरियड दैट इज करंट ईयर, उसी साल के लिए वैलिड रहता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहते हैं? एमओए, एओए, लॉन्ग टर्म लीज इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द करंट ईयर, करंट ईयर का क्या क्या डिटेलिंग रहता है, एंगेजमेंट लेटर दोनों के बीच में जो हुआ है, बोर्ड मीटिंग का मिनट्स, एजीएम का मिनट्स, एविडेंस, बिल्स, ये सब करंट है। अब हर एजीएम 21-22 का एजीएम का तो नहीं ना अपने 22-23 को कंसिडर करेंगे। परमानेंट वाला इवेल्युएट करता है इंटरनल कंट्रोल को, इसमें रिपोर्ट्स रहता है ऑन डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स में क्या क्या डेफिशिएंसी है तो उसका रिपोर्ट रहता है, और वो डेफिशिएंसी को परमानेंट में रखा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग एजम्पशन लेते हैं मैनेजमेंट लेटर्स का, जो हम लोग के बीच में अग्रीमेंट हुआ है ऑडिट करने के लिए, उसके बीच का। यहाँ पे हम लोग परमानेंट में सिग्निफिकेंट रेशियोज का ट्रेंड देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन एनालाइज करते हैं करंट ईयर का, ठीक है। रेशियोज परमानेंट हो जाते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज पे नोट देते हैं, यहाँ नोट रहता है ऑडिट प्रोग्राम्स का। कंटेंट सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रायर ईयर्स, ऑडिट करते वक्त क्या सिग्निफिकेंस था प्रायर ईयर्स में वो कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे कंक्लूजन लेते हैं सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द करंट ईयर्स का, ठीक है। तो ये रहा बेसिकली डिफरेंसेस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए कीप लर्निंग, लव यू।